विलोपन विधि सीखेंगे और विलोपन विधि को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए सिंपल से कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास में एक एग्जांपल दिया और उसी के बेस्ड उन्होंने जो है विलोपन विधि भी हमको सॉल्व करके बताइए। तो देखो क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात देकर के रखा है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचा लेता है, कितने रुपए बचा लेता है? 2,000 रुपए बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, है ना, माना व्यक्तियों की जो आय है वो 9x और 7x है, जो कि देकर के रखी उन्होंने आय, है ना। तो 9x और 7x मतलब x के अनुपात में मान ली और खर्च को y के अनुपात में मान लो, है ना। कभी इस प्रकार का सवाल आए तो एक अनुपात को x के रूप में मान लेना, दूसरे अनुपात को y के रूप में मान लेना, ठीक है। तो देखो पहले अनुपात को किसके रूप में मान लिया? 9x और 7x हो गया। फिर यहां पर अगर आगे हमारे पास में क्या हो गया कि जो प्रति व्यक्ति जो खर्च है ना, उसको y के रूप में मान लिया हमने। खर्च को किस रूप में ले लिया है? y के रूप में। अब आगे हमारे पास में जो है आगे क्या होगा, देखो समीकरण बनेंगे, क्या बनेंगे कि 9x माइनस 4y इज इक्वल कितना आ जाएगा? 2000 और 7x माइनस 3y इज इक्वल आ जाएगा 2000। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये 9x कमाता है और 4y खर्च करता है, लेकिन बचाता 2000 है। और इसको देखो ये कमाता तो 7x है और खर्च 3y करता है और बचाता ये भी 2000 है। मतलब दोनों की जो कमाई और खर्च है वो अलग अलग है, लेकिन जो बचत है वो दोनों सेम है। सवाल में ऐसा देकर के रखा है कि दोनों जो है प्रति व्यक्ति महीने के 2000 रुपए बचा लेते हैं। तो ये हमारे पास में समीकरण 1 बन गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन समीकरणों को क्या करना रहता है, यहीं पर सीखना पड़ता है हमको, है ना। विलोपन विधि यहीं पर सीखी जाती है। कैसे? देखो इन दोनों के गुणांकों को बराबर करना है, मतलब x के गुणांक को बराबर करना है। तो या तो इसका तरीका यह होता है कि 7 का गुना 9 में कर दो, या तो 9 का गुना 7 में कर दो, एक तरीका। दूसरा कि y के गुणांक बराबर कर दो, x के नहीं करना है तो 3 का गुना पूरे समीकरण में ऊपर कर दो या 4 का गुना पूरे समीकरण में नीचे कर दो। अब इस सवाल में हम देखेंगे किसको किसका गुना किया है। तो देखो यहां पर 27 आया, मतलब 9 में कितने का गुना हुआ है? 3 का। तो इन्होंने क्या क्या किया है? 3 का गुना किया है पूरे समीकरण में। तो देखो 3 का गुना 9 में किया तो 27x आया, 3 का गुना 4 में किया तो 12 आया, और 3 का गुना 2 में करोगे 3 दूनी 6 आया। वैसे ही 4 का गुना नीचे हो जाएगा, 4 में 7 कितना हो गया? 28x, और 4 3 कितना हो गया? 12y, और 4 दूनी कितना हो गया? 8। अब देखो क्या होता है इसमें, ऐसा करने से क्या होता है, देखो यहाँ पे भी ऋण 12 है, यहाँ पे भी ऋण 12 है, ठीक है। चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदलोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण। यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा? ऋण। ये आपस में कट गया ना, धन और ऋण। तो 12 में से 12 चला गया। अब 28 में 27 जाएगा तो ऋण का x बचेगा, और 8000 में 6000 जाएंगे तो ऋण के 2000 बचेंगे। तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 2000 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 2000। तो ये आपको x का मान मिल गया। जैसे ही x का मान मिला, आप समीकरण 1 में x की जगह पर x का मान रख दो, आपका उत्तर जो है अगला वाला आ जाएगा। आई क्या बात समझ में कि नहीं आई? तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा इतना तो। अब देखो अब आगे क्या बोल रहा है वो, है ना। आगे सवाल किस प्रकार सॉल्व किया है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें क्या किया है कि प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब x का मान देखो, मैं बोल रहा था ना कि वहां पर आप समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दो यहाँ पे। तो देखो 2000 कर दिए। अब 9 दूनी कितने हो गए? 18000 हो गए। 18000। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये जो 18000 है, ये 18000 इधर धन का है तो इधर काम में चला जाएगा, ऋण का चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऋण के 4y बच जाएंगे। तो अब देखो ये चलेगा इधर, तो ये बचे ऋण के 4y यहाँ पे, और ये 18000 इधर चलेगा। तो 2000 पहले से है और ऋण में 18000 चला गया। अब 18000 में से 2000 घटा दो तो 16000 है, लेकिन काय में? ऋण में। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या ऋण में है। बात समझ में आई ना। और यहाँ पे ऋण का 4y हो गया, ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, y यही रहेगा। ये 16000 में 4 का भाग लगा दो, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 और 3 शून्य लगा दिए, मतलब y का मान कितना आया? हमारा 4000 आया। y का मान कितना आया? 4000। तो x वाला जो व्यक्ति है उसकी जो अगर देखा जाए, अच्छा y का मान कितना आ गया? 4000 आ गया, और x का मान कितना आ गया? 2000 आ गया। अब इनकी कमाई, तो इनकी कमाई तो हमने मान ली थी x के रूप में, मानी थी। एक की कमाई थी 9x और एक की थी 7x। तो 9x में x का मान रख दो यहाँ पे, मतलब क्या हो जाएगा? 9 गुणित x का मान कितना? 2, मतलब 9 दूनी 18, मतलब इसकी कितनी कमाई होगी? 18000। इसके 7 दूनी 14, मतलब कितनी हो गई? इसकी 14000।
अब खर्च देख लो, तो खर्च क्या था इनका, खर्च 7:4 था। कितना था? 7:4 था, है ना। देख लेते कितना था इनका अनुपात, जो है खर्च कितना था। खर्च हमारे पास में इनका है 4:3। कितना है? 4:3। तो खर्च को हमने वाई से दर्शाया है, खर्च को कहां से दर्शाया? वाई से। और हमारा जो वाई का मान आया है ना, वाई का मान कितना है? 4000। तो खर्च को हमने जो जिससे दर्शाया उससे देख लेंगे 4:3। तो 4 मतलब क्या हो जाएगा? 4 चौक 16। पहले वाला व्यक्ति कितने खर्च करता है? 16,000। कमाता कितने है? 18,000। बचाता कितने? 2,000, जो कि देके रखा है सवाल में। दूसरा वाला व्यक्ति क्या करता है? कमाता कितना है? 7 दूनी 14, 14,000। ठीक है। और खर्च कितने करता है? 4 तीरी 12,000। बचाता कितने? 2,000। तो हमारे सत्यता की जांच भी हो गई यहीं पर, क्योंकि दोनों में 2-2 हजार बचा रहा था ना वो। तो यहां पर हमारे पास सवाल इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखो, अब यहां पर विलोपन विधि बता के रखिए। जो उदाहरण अपन ने 8 किया, वो जो किया वो विलोपन विधि से ही किया है ना। अब उसका चरण 1 देखो क्या है। क्या करते हैं? सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करते हैं? सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर x या y के गुणांकों के संख्यात्मक रूप में समान कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। और बराबर करने का तरीका क्या है? इसके गुणांक से ऊपर वाले में समीकरण में गुना कर दो, और ऊपर वाले समीकरण के x के गुणांक का नीचे वाले समीकरण में गुना कर दो, आ जाएगा। दूसरा चरण क्या है? पुनः एक समीकरण को दूसरे में जोड़े या उसमें से घटाए। जोड़ना घटाना जैसे कि अपने सवाल में किया था। फिर चरण 3 क्या बोल रहा है? इस प्रकार एक चर x या y का मान प्राप्त होगा, और फिर उससे जो है उसका मान रख करके दूसरे का मान निकाल लेंगे। ठीक, उदाहरण नंबर 9 देखो, इसमें वापस से आपको एक बार और समझ में आएगा किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, विलोपन विधि में प्रयोग करके हमको सवाल करना है। 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। अब देखो, समीकरण 1 को या 2 को, किसी को भी ले लो। अब इसमें क्या करना है? इस वाले x के गुणांक का गुना पूरे समीकरण 1 में कर दो, और इस वाले x के गुणांक का गुना इस वाले पूरे समीकरण में कर दो। तो यहां पर भी वही लिखा है कि समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणांक समान करने के लिए गुना करने पर। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो सब तरीका ज्यादा अच्छा है। कौन सा वाला? जैसे ये वाले सवाल को मैं मेरे तरीके से करा देता हूं ना। यहां पर आप देखेंगे किस प्रकार से। तो मैं कह रहा हूं कि 4 का गुना इसमें कर दो, तो कर दो। कितना? डायरेक्ट आंसर लाएंगे अपन। 4 का गुना 2 में करेंगे, 4 दूनी कितना आएगा? 8x। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसका गुना इसमें भी और इसमें भी करना है, तो नहीं तो सवाल गया, हो गया बेकार। प्लस 4 का गुना 3 में करो, 4 3 कितना हो गया? 12 है। 4 का गुना 8 में करो, कितना हो गया? 4 8 32। अब फिर से वही कि x के सामने कितना है? 2, तो 2 का गुना इस पूरे समीकरण में करो, तो 2 चौक कितना हो गया? ये 8x प्लस कितना हो जाएगा? 12y, है ना। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12y, और बराबरी से क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। अब एक चीज है लेकिन इसमें तो सेम हो गया, यहाँ पे भी 8x आ गया, यहाँ पे भी 8x, यहाँ पे 12y आ गया। तो अगर माइनस करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो नहीं आएगा आंसर, आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या करो फिर अब, है ना। अब समीकरण में हम क्या करेंगे कि इसका गुना अगर इसमें करते तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12x प्लस 6 3 18y बराबरी से ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 3 12x प्लस 6 3 18y। नहीं होगा इससे, ठीक है। गुणांकों का गुना चेंज करने से नहीं होगा। तो यहां पर क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ इसका ध्यान रखेंगे कि कैसे हम यहां 4x है तो यहां पे 4x ला ले, बस इतना सोच लो। फिर ऐसा है तो क्या करोगे आप? देखो, यहां पे 4x है लेकिन यहां नहीं है, तो इसमें कितने का गुना करने की जरूरत है? 2 का। अब यहां 4x तो है ही पहले से, तो इसमें कितने का गुना कर दो? 1 का, बस। तो 2 का गुना करा 4x प्लस 2 का गुना किया 6y = 2 का किया 16 4x, और क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में यहां पर आ जाएगा 6y, और ये क्या हो जाएगा? 7 1 7, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि आप कोई भी नंबर ले लो, ये तो बराबर आते जा रहे हैं, निकलेंगे, है ना। कोई भी आ सकते हैं। अब देखो, जैसे यहां पर देखो 0 = 9 आया, जो कि एक असत्य कथन है। तो पहली बात तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और अगर होता युग्म का हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो मैं आपको इसका प्रतिबंध बताता हूं। क्या है इसका प्रतिबंध? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के। इसको रख के देख लो बस, है ना। तो हमारे पास में जो सवाल है उसको देखो और फिर सॉल्व करके देखो। तो यहां पर क्या होगा? a1/a2
a1 अपॉन a2 बराबर होगा किसके, b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो जितना भी हमने सवाल में किया, हमने एक चीज क्या करके देखी, गुणांकों का विपरीत, मतलब 4 का गुना 2 में, 2 का गुना 4 में करके देखा। ठीक है, मतलब x को बराबर करने के लिए, चलो उसमें भी नहीं आ रहा था, उसमें बराबर बराबर हो गए थे, वही हम समझ सकते थे। दूसरा हमने ट्राई किया 6 का, उससे भी नहीं हो रहा। मतलब आपको जो है पूरे आपने ट्रायल मार लिए और भी जो ट्राई था वो भी कर लिया, लेकिन हर बार एक चीज देखी कि x और y दोनों बराबर आया जा रहे हैं। इसका यह मतलब निकलता है कि इतना पूरा का पूरा बराबर है। अब अगर सवाल में यहां पर भी अगर ये बराबर आते, मतलब 8/7 जो है इसका भी मान अगर वही आ जाता सेम, तो इसके अनंत हल हो जाते। कितने हल हो जाते? अनंत हल। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां ये तो निकल जाएगा बराबर। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2, लेकिन यहाँ 8/7 है। मतलब ये वाला प्रतिबंध फुलफिल करेंगे, मतलब सवाल का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप विलोपन से हल करो चाहे प्रतिस्थापन से करो, इसका कोई उत्तर नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद में हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 10 है। कौन सा है? उदाहरण नंबर 10। तो उदाहरण नंबर 10 को हम देखेंगे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर कितना? 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं एक बात बता रहा आपको कि इस सवाल को करने के लिए एक काम करना है आपको, संख्या का फॉर्मूला होता है वो याद करना है, और वो होता है संख्या बराबरी से दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ये फॉर्मूला याद करना है। मतलब क्या? 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो ये जो सवाल है आपका वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हो। अब देखो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसके बेस पर ही ये सवाल किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, और अगर ये चीज आपको ध्यान में रहेगी तो सवाल अपने आप बनेगा। अब मैं बता रहा किसको क्या मानना है और कैसे मानना है। तो देखो, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है? एक्स वाई हो सकती है, हो सकती है। तो आपने इकाई का अंक y मान लेना है और दहाई का अंक क्या मान लेना है? x मान लेना है। मान लिया, तो आप सबसे पहले मानोगे इकाई का अंक। तो इकाई का अंक देखो, दहाई का अंक क्या माना इन्होंने? x, इकाई का अंक क्या माना? y। फिर संख्या का फॉर्मूला लगाया, संख्या का फॉर्मूला लगाया तो 10 हो गया गुणित दहाई के अंक का गुना करो, तो दहाई का अंक कितना है? x है, धन इकाई का अंक जोड़ दो तो मतलब y, मतलब उत्तर क्या आया? 10x धन y। आया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे भी 10x धन y आया है। ये देखो, अब क्या बोल रहा हूं? अंकों को पलट दो, तो पलट दो अंकों को। मतलब अब x क्या बन जाएगा? y, और y क्या बन जाएगा? x। मतलब दहाई का अंक अब कौन बनेगा? y। मतलब दहाई का अंक कौन बनेगा? y। तो 10 गुणित y और धन इकाई का अंक क्या बन जाएगा? x। तो अगली संख्या क्या मिली आपको? 10y धन x। ये देखो 10y धन x मिल गई, मिल गई। लेकिन अब कंडीशन क्या कही है सवाल में कि अगर ऐसा करते हो तो बनने वाली संख्या दोनों का योग किसके बराबर होगा? 66। मतलब इन दोनों को जोड़ा तो किसके बराबर होगा? 66 के बराबर होगा। मतलब पहली संख्या हमारे पास में क्या थी? देखो, इसमें जो है पहली संख्या हमारे पास में क्या थी उस पर ध्यान देंगे हम, है ना। तो पहली संख्या हमारे हमने जो बनाई थी वो 10x धन y थी। क्या थी? पहली संख्या जो बनाई थी हमने वो थी 10x धन y। दूसरी संख्या क्या बनी थी? इसको बस इनको पलट दो, उलटने वाली संख्या अपने आप बन जाएगी। पलट दो इनको, तो पलट दिया अपन ने, तो y की जगह x और x की जगह y, ये आ गया हमारे पास में। इन दोनों का योग, ये देखो योग कर दिया मैंने, इन दोनों का योग किसके बराबर है बोल रहा वो? 66 के बराबर है। किसके बराबर है? 66 के बराबर है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो अब इसको सॉल्व कर लो। 10x में एक x जोड़े 11x हो गया धन, y में y जोड़े 11y हो गया, बराबरी से 66। यहां से कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगा? x धन y बराबरी 66। गुने का काम में चला जाएगा, ये गुने का भाग में जाएगा। 66 के बटे में कौन आ गया? 11, 11 एकम 11। x धन y बराबर कितना आ गया? 11 छंग 66, 6 आ गया। तो इसको समीकरण 1 दे दो। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा सवाल में कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है। मतलब क्या होगा? उन दोनों का अंतर 2 होगा। देखो x ऋण y, क्योंकि संख्या हमने क्या मानी है?
एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के बीच का अंतर कितना होगा? 2 होगा। समीकरण 2 हो गया आपका, हो गया 2। अब देखो ये यहां पर सवाल जो है ना, मैं इतने समय बता दे रहा हूं, एक उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। पहले क्या करो, इसको लिख लो एक्स धन वाई बराबरी से 6, फिर इसको लिख लो एक्स ऋण वाई बराबरी से 2, और देखो ये ऋण में धन में, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपस में कट गए। एक्स और एक्स कितने एक्स हो गए? 2 एक्स हो गया बराबरी से 6 और 2 कितने हो गए? 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब एक्स का मान कितना आ गया? 4 आ गया। एक्स का मान कितना है आपके पास में? 4। ऐसे ही अब क्या करोगे, इस वाले मान को यहां रख दो, 4 हो जाएगा, ये धन का 4 इधर ऋण में चला जाएगा, है ना, तो 2 ऋण क्या हो जाएगा? 4, मतलब कि ऋण का 2 आएगा, ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, मतलब y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। x का मान 4 और y का मान 2, तो संख्या हमने क्या मानी है? xy, मतलब कि 42 होगा हमारा उत्तर, और अंकों को अगर पलट दे तो 24 होगा, ये उत्तर आने वाला है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस प्रकार से सवाल को हम कर सकते थे। ठीक है, देखो आया ही होगा, तो हमारे पास में 42 आएगा या तो 24 आएगा सवाल। तो इस प्रकार से इन सवालों को जो है हल कर सकते हैं।